ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी अभी के टाइम में जो है फेस कर रही है, जिनको ठीक करना जरूरी है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग को पता ही है कि आजकल जो हमारे इकोनॉमी में काफी सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं, जिनको गवर्नमेंट ठीक करने के लिए समय समय पे जो है स्कीम्स वगैरह ले आते रहते हैं। तो हम उन्हीं इश्यूज को यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से इश्यूज हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना जरूरी है इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो पहला इश्यू देखो हमारा क्या है, पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पॉवर्टी बहुत हमारे देश में जो है, गरीबी बहुत ज्यादा है। हमारे देश के जो लोग हैं काफी जो है गरीबी रेखा से जो है नीचे हैं। ठीक है, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा यहाँ पर कम है। तो गवर्नमेंट के सामने ये जो पॉवर्टी है ना, इसकी एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसको ठीक करना जरूरी है। ठीक है, तो पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर गवर्नमेंट को काफी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इसको ठीक किया जा सके, हमारे लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया जा सके। एक यहाँ पर हमारी रिपोर्ट है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की 2011-12 की, उसके हिसाब से जो 5.7% जो रूरल पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के अंडर है। मतलब कि टोटल 100% रूरल पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में रहती है, उसका 25.7% जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आता है, यानी कि गरीब है, बहुत ज्यादा यहाँ पर गरीब है। उसके बाद 13.7% जो है अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि अर्बन में जो हमारी गरीबी वो कम है एज कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। और इसका कारण आप लोगों को सिंपल पता है कि जो हमारे शहरों में सर्विसेज जो है बहुत ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। ठीक है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी डेवलप है। तो इसीलिए जो हमारा रूरल एरियाज है वहाँ पर जो है गरीबी ज़्यादा पाई जाती है। तो गवर्नमेंट को दोनों ही सेक्टर में जो है ध्यान देना चाहिए और गरीबी को यहाँ पर कम करना चाहिए। नेक्स्ट वो क्या है, राइजिंग इनइक्वालिटीज। तो इन इक्वालिटीज का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जहां पर हमारे जो देश में ग्रोथ तो कर रहा है, पर साथ के साथ इनइक्वालिटीज भी बहुत ज्यादा आ रही है। मतलब कि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हैं, पर कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर गरीब हैं। तो इस तरीके से ग्रोथ करने का कोई भी फायदा नहीं है। फायदा तभी है अगर पूरे कंट्री के लोगों का यहाँ पर भला किया जा सके, उनकी यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटीज आ रही है ना, इनको कम करना गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको ठीक करना जरूरी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के सामने आता है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल टॉप 10% पॉपुलेशन है, ठीक है, हमारे 100% जो पॉपुलेशन है उसमें से जो 10% पॉपुलेशन है वो हमारी नेशनल इनकम का, जो हमारी टोटल इनकम है हमारे देश की, उसका 57% जो है उसके पास होता है, मतलब वो कमाते हैं। क्लियर? तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि 10% लोगों के पास 57% जो है पैसा यहाँ पर आता है, और बाकी का जो हिस्सा है वो हमारे 90% पे जाता है। तो कितनी ज्यादा इनइक्वालिटीज यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। अब कैसे रिड्यूस कर सकती है? अलग अलग पॉलिसीज ले आ सकती है, जैसे कि टैक्स सिस्टम को थोड़ा इस तरीके से बनाए कि जो जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे टैक्स कलेक्ट करें, और उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के जरिए हमारे जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज हो सके। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ताकि उनकी भी यहाँ पर ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट देखो क्या है, माइग्रेशन एंड एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। ठीक है, अब माइग्रेशन देखो क्या होता है, जब एक देश का जो सिटीजन है वो दूसरे देश में जाने के रहने लग जाता है, मतलब चले जाता है। जैसे कि इंडिया का कोई पर्सन है वो यूएसए में जाके रहने लग जाता है, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी इंडिया में काफी रही है और आज तक है। ठीक है, आज तक भी आप देखोगे कई लोग जो है इंडिया से जो है बाहरले देश में जो है जाके शिफ्ट होना चाहते हैं। अब इसका रीजन क्या है, देखो वहां पर सरकार की पॉलिसीज कुछ बढ़िया है। ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के मौके ज़्यादा है। तो लोग अपना करियर बनाने के लिए, अपना करियर अच्छा बनाने के लिए वो जो बाहरले देशों में जो है चले जाता है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि माइग्रेशन कम से कम हो। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि लोग बाहर जाए ना, उनको इंडिया में ही जो उनको चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए वो उनको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो माइग्रेशन को भी रोकना यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरी होता है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे यहाँ पे, जॉबलेस ग्रोथ। नेक्स्ट जो इशू है वो क्या है हमारे यहाँ पे, जॉबलेस ग्रोथ। अब ये जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? तो देखो ऐसी इकॉनमी, ठीक है, ऐसी इकॉनमी जो तो ग्रोथ कर रही है पर वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी ज्यादा कम है। जैसे इंडियन इकॉनमी वो कंटिन्यूसली आप देखोगे जब से आजाद हुई है ग्रो करी जा रही है, करी जा रही है, पर वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा कम है, लोगों को जॉब ही नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या फायदा कि जो उनके लोग हैं वो
इनकम ही नहीं कमा पा रहे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। तो जॉबलेस ग्रोथ जो है एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इशू है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। मतलब कि कंट्री की ग्रोथ तो करनी है, साथ के साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि वो उनसे पैसा कमा पाए और वो भी यहाँ पर ग्रोथ कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स यहाँ पर ले आनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट सेक्टर में नई नई जॉब्स यहाँ पर निकालने की जरूरत है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखो क्या है, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, ठीक है। अब ये जो आप अभी तक इश्यूज देख रहे हो ना, उसका एक मेन रीजन जो है, मेन कारण है हैवी पॉपुलेशन। यानी कि अभी हमने जो पढ़ा यहाँ पर कि गरीबी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही है। इसका मेन रीजन क्या है, हैवी पॉपुलेशन। हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज है ही नहीं कि सभी को यहाँ पर उसका बेनिफिट दिया जा सके। देखो जॉब्स 100 हैं, उसको पाने के लिए 1 लाख लोग हैं, तो ऐसा डिफरेंस है। इसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसकी वजह से यहाँ पर गरीबी आ जाती है, ठीक है। तो अगर अभी इस टाइम आप कंपैरिजन करो तो हमारा जो इंडिया है वो पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद हमने चाइना को भी यहाँ पे क्रॉस कर देना है। तो इंडिया को पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नई नई जो है पॉलिसीज वगैरह लानी चाहिए। फैमिली प्लानिंग पे भी काफ़ी जो है स्कीम्स यहाँ पर लानी चाहिए, प्रॉपर तरीके से इनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। मतलब सिर्फ ले आने से काम नहीं चलेगा, उनको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट ऊपर क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब पहले आपको समझा दूं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि जो हमारे देश के सिटीजन है ना, वो कितने स्किलफुल है, कितने एजुकेटेड है। किसी भी देश के जो लोग हैं वही उस देश के जो है ह्यूमन कैपिटल होते हैं। यानी कि जो हमारा कंट्री के लोग हैं वो जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, जितने ज़्यादा स्किलफुल होंगे, उतना ही हमारे जो कंट्री की ह्यूमन कैपिटल वो अच्छी होगी और उससे हमारी कंट्री की जो है ग्रोथ होगी। पर इंडिया में यहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल जो है उनकी हालत ठीक नहीं है, पुअर क्वालिटी है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि लोग जो है स्किलफुल बन पाए, ठीक है। काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पर खामियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तभी आप सोचो ना, हर कोई जो भी पढ़ता है वो हमेशा यही सोचता है कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। मतलब कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद जॉब क्रिएट करें अपने लिए, मतलब कि खुद अपना कोई सेटअप करें, ऐसा उनका माइंडसेट जो है बनाना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट को क्या है, पेंडेमिक सिचुएशन। पेंडेमिक सिचुएशन आप लोग को पता है कि कोविड-19 आया था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट पड़ा था। हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी, ठीक है। सिर्फ इंडिया ही क्यों, बहुत सारे जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी सभी पे इसका इक्वल इफेक्ट पड़ा था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर, ठीक है, जो आरबीआई में रिपोर्ट पेश की थी 2021-22 में, उसके अनुसार ये जो लॉस हुआ है ना कोविड-19 की वजह से, वो अगले 13 साल तक जो है रिकवर होगा। मतलब आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा लॉस हो गया जिसको कवर करने के लिए हमें 13 साल जो है वो लग जाएंगे, ठीक है। तो पैंडेमिक सिचुएशन जो है इसने भी काफ़ी ज़्यादा हमारी कंट्री को जो है नुकसान पहुंचा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो है इश्यूज हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी अभी फेस करी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी लो, मतलब हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज नहीं हो पाती, हम बाहरले देशों से कम्पीट नहीं कर पाते, ठीक है। इश्यूज बहुत सारे, इंडियन गवर्नमेंट को उसको ठीक भी करने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हमारा जो मेन एजेंडा था वो क्या था, क्लाइमेट चेंज को पढ़ना, वो हमने पढ़ लिया। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी पढ़ लिया। साथ के साथ हमने इश्यूज जो इंडियन इकोनॉमी में आते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस जो है करने। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जो है चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको करने वाले हैं। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट हो। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपने वो समझना है। बस आपको ये तारीखें वगैरह थोड़ी याद रखनी, क्योंकि इनके ऊपर एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द। जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एजेंडा था, यानी कि जो एग्रीमेंट था, उसको किनके मेंबर्स ने जो है एक्सेप्ट किया था? क्या वो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, या फिर वर्ल्ड हेल्थ डेवलपमेंट थी, या फिर यूनाइटेड नेशन, या फिर बोथ ए एंड सी? मतलब कि किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो एजेंडा उसको यहाँ पर एक्सेप्ट किया था? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर देखा था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स ने इसको एक्सेप्ट किया था। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा?
फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है उनके मेंबर्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा वाज एक्सेप्टेड, किस ईयर में जो है यहाँ पर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा को एक्सेप्ट किया गया था। कि वो हमारा 2010 है या फिर 2012 है या फिर 2015 है या फिर 2018 है। तो फटाफट से इसका आंसर भी जरूर बता दीजिए कि क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है। ठीक है, किस ईयर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्सेप्ट किया गया था। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। 2012 में जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था और 2015 में जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो ये डेट्स आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, ग्रीन बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स इशूड बाय। ठीक है, जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं उनको कौन इशू करता है। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड्स मैंने आपको बताया था, ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको इशू किया जाता है फंड रेज करने के लिए, ताकि उस फंड से वो जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को जो है कंडक्ट कर पाए, जिससे हमारे एनवायरमेंट की जो है ग्रोथ हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बताना है कि कौन कौन इशू कर सकता है हमारा यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स। फटाफट से इसका आंसर बता दें। क्या हमारी सॉवरेन एंटिटी है या फिर कॉर्पोरेट्स है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है या फिर बोथ ए एंड बी। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। जो हमारी सॉवरेन एंटिटी है और जो कॉर्पोरेट्स हैं वो जो है यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन पंच अमृत कमिटमेंट। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हमारा 13 गोल था क्लाइमेट एक्शन का, उसके अंडर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 5 कमिटमेंट किए थे, जिसको हम पंच अमृत कमिटमेंट्स भी कहते हैं। तो कौन सी ऐसी कमिटमेंट है जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, पहली कमिटमेंट देखते हैं। फर्स्ट एजेंडा वाज टू रेज द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ द कंट्री 500 गीगाबाइट बाय 2030। ठीक है, यानी कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बेस्ड है उसको हमें 2030 तक जो है 500 WG पर जो है लेके जाना। तो ये हमारी कमिटमेंट इंक्लूडेड थी पंच अमृत कमिटमेंट पे। नेक्स्ट देखो क्या है, अचीविंग द टारगेट ऑफ जीरो नेट एमिशन। तो ये भी हमारी इंक्लूडेड थी किसमें, पंच अमृत कमिटमेंट में। नेक्स्ट देखो क्या है, फुलफिलिंग 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस बाय 2013। तो ये भी हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट इंक्लूडेड थी। यानी कि जो ऑप्शन डी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बाय 2040, ये सही नहीं है, मतलब कि ये कमिटमेंट नहीं की गई थी। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन डी को करेक्ट किया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये हमारा जो है पंचामृत में इंक्लूड नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इंडिया द टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन आंसर, यानी कि जो हमारे पॉपुलेशन का 10% हिस्सा है वो कितना हिस्सा जो है अर्न करता है हमारी पूरी कंट्री के इनकम का। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। क्या वो 57% ऑफ नेशनल इनकम है, क्या वो 50% ऑफ इंडियन ट्रेड है, या फिर 40% ऑफ पब्लिक इनकम है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, 57% ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, जो हमारे 10% लोग हैं वो हमारे नेशनल इनकम का 57% जो है अर्न करते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां तक हमने कवर कर लिया है।